हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी जो एससीओ में मौजूद थे, जो शंघाई काउंसिल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो शंघाई काउंसिल फॉर जो एससीओ का 2022 का समिट हुआ है समरकंद में। वहाँ पर वैसे तो वर्ल्ड लीडर रशिया, चाइना, पाकिस्तान, टर्की और इसके साथ-साथ ईरान के लोग भी मौजूद रहे हैं। लेकिन क्या ऐसी बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं आपस में इन लीडर्स के? शी जिनपिंग की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मुलाकात उनसे नहीं की, क्यों नहीं की? इस पे भी कोशिश करेंगे बात करने की। और इसके साथ-साथ व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से भी, और एक बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग उनकी नरेंद्र मोदी जी से हुई है जिसमें उन्होंने यूक्रेन के ऊपर उनको क्या बोला। इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और रीजन के लिए जो बिज़नेस है, उसको ओपन करने की और लोकल करेंसी में करने की, इसके हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बात करने के लिए आज जॉइन कर रहे हैं डिफेंस के हवाले से, तो खैर उनकी फील्ड रही है कर्नल साहब की, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो एनालिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर मैं कहूँगा, उनको ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इस तरह की चीज़ों पे बात करते रहते हैं। कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू सो मच फकर भाई। कर्नल साहब, एक तो ये बताइएगा कि नरेंद्र मोदी जी की सबसे इम्पोर्टेंट जो मीटिंग थी वो व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई है। जंग के हवाले से उन्होंने उनको क्या बोला है, और फिर बाकी चीज़ें, मतलब इस वक़्त अगर हम देखते हैं तो अमेरिका है और रशिया है, ये 2 ऐसी पावर्स हैं कि जिसको मेरे ख़्याल कोई भी इनकार नहीं करता इनकी ताकत से। जी जी। पहले तो फकर भाई देखिए, ये जो एससीओ की मीटिंग है, ये 2019 के बाद फर्स्ट टाइम इन पर्सन मीटिंग हो रही है। और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपके लिए बिल्ड श्योर, करूंगा बिफोर वी गेट इनटू स्पेसिफिक्स। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जी, इज ए चाइनीज लेड ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको यस, समझिए, बिल्कुल, बेसिकली इट्स अ चाइनीज लेड। सेकेंड पॉइंट है, इसके अंदर जो बीआरआई थी चाइनीज की, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिसमें आपकी कंट्री में सीपैक है, जी, जी, वो उसका मेन मकसद था, जो सिल्क रूट को एक्टिवेट करना चाहते राइट, थे। इन्होंने बेसिकली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, जिसमें कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है, उनको इंक्लूड किया था, राइट, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज का दबदबा है। सेकेंडली उन्होंने रशियंस को इनवाइट किया था, और जब वो पाकिस्तान को इंक्लूड कर रहे थे तो इंडियंस को भी उनको इंक्लूड करना पड़ा। रशिया का प्रेशर था कि इंडिया जी, पाकिस्तान को, दोनों को आना चाहिए। तो अगर आप ये देखें, ये जो कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलके किया, तो ये चाइनीज ग्रुपिंग है। इसमें से आप तो वैसे ही वो हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरे वाली दोस्ती रखते हैं। जी, जी, रशियन यूक्रेन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो अभी थोड़ा सा चाइनीज से अलाई हो चुके हैं। बाकी जो छोटी कंट्रीज सेंट्रल एशिया की है, वो मोर और लेस अलाई तो नहीं कहूंगा, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना फॉर इकोनॉमिक एंड ट्रेड के हिसाब से। राइट, तो ये, अगर आप इंडिया की डिप्लोमेसी को समझे कि एक ऐसी कंट्री जो कि क्वाड का हिस्सा है, I2U2 का हिस्सा है, जो G7 का एक, मतलब एक तरीके से परमानेंट मेंबर टाइप है, क्योंकि हर समिट में हम जाते हैं, और रशियन अमेरिकन अलाई है, जापानीज के साथ अभी मिलिट्री उन्होंने एक एक्सरसाइज करी है। हुँ, तो ये सारी चीजों को देखते हुए अब चाइनीज को अब लगता है कि इंडिया जो है एक, मतलब ऐसे काउंटर बैलेंस है। दूसरी हुँ, बात, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमें कोई वेस्टर्न पावर या कोई और नहीं कहते कि एक तरफ तो आपने हमारे साथ में, यहाँ पे आपने अलाई कर रखा और उधर आप वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं रशियन हुँ, चाइना के साथ में, और आप उसके बाद संघाई कॉर्पोरेशन के अंदर है। इंडिया को एक बहुत मेच्योर पावर की तरह देखा जाता है, जहां पे कहीं मॉडरेशन की जरूरत है। जब जब जी, अगर इंडिया नहीं होता, तो एससीओ के अंदर एंटी वेस्ट, एंटी अमेरिकन जो है, कोई ना कोई रेजोल्यूशन होता। तो ये जो फाइनल रेजोल्यूशंस होता है, जो डायरेक्शंस होती हैं, उसको मॉडरेशन जो है वो इंडिया की तरफ से आ रहा है, और इसीलिए कोई वेस्टर्न पावर इंडिया के इन पूरी एक्टिविटीज में ज्यादा इशू नहीं करते हैं। दूसरी बात, किसी ने पूछा भी था भी अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ में, कि वहां पे उनकी प्रेस ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस की, कि व्हाई आर वी अलाउइंग इंडियंस टू टेक पार्ट इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज विद रशिया। तो उन्होंने कहा, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। कितनी बार अमेरिकन को अब ये चीज कहते हुए सुनेंगे। दूसरी बात, इंडिया रशिया का ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। तो ये हुँ, सारी चीजों को जब आप देखते हैं, तो इंडिया की एक जो डिप्लोमेसी है, वो बड़ी सक्सेसफुल रही है काउंटर बैलेंस करने की।
जी, अब आपका जो पहला सवाल ये था कि व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मीटिंग हुई है, उसमें पहली बार मैं आपको बताऊँ फ़खर भाई, बड़ा प्लेन स्पीकिंग जैसे डिप्लोमेसी में कहते हैं वो की गई है बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पब्लिकली। जी, उन्होंने 3 बात बोली जो व्लादिमीर पुतिन को बोली कि इंडिया बिलीव्स इन डेमोक्रेसी डायलॉग, राइट? तो एंड डिप्लोमेसी। इसका मतलब पहली चीज़ तो रशिया में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जी, दूसरी बात डायलॉग बहुत ज़रूरी है। जी, डिप्लोमेसी का मतलब है वॉर नहीं करना चाहिए और उन्होंने बड़े क्लैरिटी एससीओ की मीटिंग में भी बोला और वन टू वन प्रेसिडेंट को भी बोला रशियन कि आपको वॉर को क्लोज करना चाहिए बिकॉज़ वॉर इज़ नॉट द सॉल्यूशन। वी यस, नीड टू इंश्योर दैट ये कितने लोग आप समझ लीजिए कितने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन को पब्लिकली बोल सकते हैं और पुतिन ने उस बात को एग्री किया और वहां जो जवाब उन्होंने पब्लिकली दिया कि हिज एम इज टू क्लोज दिस वॉर एज अर्ली एज पॉसिबल। तो देखिए इसलिए नहीं कि रशियंस हमसे डरते हैं, वो एक रिस्पेक्ट करते हैं और एक जो फ्रेंडली वो एडवाइस होती बिल्कुल। है ना फकर भाई, वो चाहे थोड़ी कड़वी भी होती है ना, हुँ। वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। राइट। अच्छा सर ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना के साथ भी क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा कि एससीओ शुरू करने वाला चाइना है, शंघाई जी जी कोऑपरेशन जी। ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहा जाता है। वहाँ पे शी जिनपिंग के साथ कोई बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। शायद हाथ-वाथ मिलाया गया हो, सो मिलाया गया हो, लेकिन वो भी अनऑफिशियली एक जिस तरह लाज़मी सी बात है किसी फंक्शन में इंसान जाता है तो जो भी मेहमान होता है आप जानते हैं या नहीं जानते तो हैंडशेक होता है। तो वो हुआ हो सो हुआ हो लेकिन इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। इसके पीछे हालाँकि जो पाकिस्तान में भी बनी खबरें आ रही थी कि शायद चाइना काफ़ी कोशिश कर रहा है कि कोई बात शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी के बीच में हो। देखिए एक तो मैं आपको सबसे पहले बोलूं कि ये बातचीत बहुत दिनों से चल रही थी कि जब शी जिनपिंग वहां जाएंगे तो एक एज ए जैसे मैंने कहा ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो जी, चाइनीज लेड है और आप समझ लीजिए कि आपने एक ऐसे मुल्क को बुलाया है जो मुल्क आपसे बात ही नहीं कर रहा, तो ये तो बिल्कुल। बड़े एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है ना टू बी सुपर एग्ज़ैक्टली। पावर चाइनीज के लिए। तो उसमें वो दे वांटेड टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग एट सम स्टेज इट वाज दैट विल मिस्टर मोदी विल अटेंड और नॉट, बट हुँ, मोदी जी को इनफैक्ट ही लव्स टू अटेंड दिस वेयर ही कैन assert India's presence in that, moderate it, and appear like a power. इसमें एक जो बातचीत हुई हमारी और कई दिनों से मिलिट्री पावर बातचीत होती रही है दोनों कंट्रीज के बीच में। जी, तो रिसेंटली हमारे बेसिकली 3 पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट है। एक पेट्रोल पॉइंट 15 है जिसे हॉट स्प्रिंग कहते हैं, एक डेप्सांग है और एक डेमचौक करके है। जी, तो पेट्रोल पॉइंट 15 पे दोनों कंट्रीज ने 12 तारीख को म्यूचुअली एग्रीड लाइंस के पीछे विड्रॉ कर लिया, लेकिन डेमचौक और डेप्सांग में दोनों अभी भी लगे हैं। और जी, अगर मैं आपको उसका रिमाइंड कराऊं, डॉक्टर जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बिल्कुल कैटेगरिकली बोला था देयर इज नो नॉर्मलाइजेशन विद चाइनीज अनलेस एंटिल देयर इज नॉर्मलाइजेशन ऑन आवर बॉर्डर्स। तो वो बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिस्पाइट चाइनीज गिविंग अस दैट एग्रीइंग टू विड्रॉ, वो पूरा विड्रॉल तो हुआ नहीं, तो इंडिया ने भी फिर वो पूरी बातचीत नहीं करी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया ने, और मैं आपको एक चीज बताऊं अब टाइम आ गया, और कुछ देर पहले मैं किसी और टीवी डिबेट में था जी। जिसमें कह रहा हूं इंडिया इज मेजरिंग अप टू चाइनीज नाउ। चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में अभी हुँ, जापानीज के साथ में हमारी एक एयर एक्सरसाइज खत्म हुई है, जी, हमने अभी फिलीपींस को और वियतनाम को आर्मिंग शुरू करी है, हम बाकी रशियन अमेरिकन के साथ में और ऑस्ट्रेलियंस के साथ में कॉर्ड में चल रहे हैं, इंडियन ओशन में हमने अपना दबदबा बनाया हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं जो है अब एक हम चाइनीज को जो है अब आंखों में आके डाल के देख रहे हैं। तो इंडिया ने बिल्कुल मेरे को लगता है ऐसे कह दिया होगा जब तक ये सारा विड्रॉल नहीं होगा तब तक नॉर्मलसी नहीं आएगी। अच्छा सर एक चीज़ और है, आप लोगों का मतलब उनके साथ बिज़नेस भी है, दोनों का आपस में शायद आप लोगों का कम है लेकिन उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो आप लोगों के कंट्री में जाके सेल होती है। एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइना के लिए हिंदुस्तान क्योंकि 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो शायद वो इसको गँवाना भी नहीं चाहते। लेकिन वो एलएसी में जो जिन पॉइंट्स पे डिस्प्यूट चल रहा है लास्ट 3 ईयर से, उसको भी वो छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये सारे मतलब जिसे कहते हैं कि मतलब मैं इसको क्या हाइड एंड सीक कहूँ या क्या कहूँ इस चीज़ को मतलब पाकिस्तान के साथ आप लोग का जो कंसर्न है कि जी पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है इसलिए हम बात नहीं करते।
चाइना को कहते हैं कि जी वो रिवर्स नहीं जा रहा वापस, इसलिए हम बातचीत नहीं करते। तो ये पॉसिबल है कि मतलब अगर हम बात नहीं करते, लेट्स सपोज मैं और आप एक मिसाल ले लेते हैं, कोई भी रिलेटिव्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं या कुछ और ऑफिस के कोलीग्स हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट हो सकते हैं? एग्जैक्टली, आई एग्री विथ यू टोटली। और फकर भाई, हम लोग वी आर नॉट वॉर मॉन्गर्स एंड वी रियली डोंट बिलीव इन दिस, बिकॉज गुड। हमारे यहाँ और खास करके ये करंट गवर्नमेंट डिस्पेंशन है, उसके पहले भी था। जी, जी। आर फोकस इज टू टेक इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2048। हमें ओके। उसमें अपना फोकस नहीं खोना है और हम नहीं जंग चाहते। आप ये देखिए, हमने 1947 के बाद जब चाइनीज आजाद हुए तो सबसे पहले हमने रिकॉग्नाइज किया, हमने 48 में अपनी बिल्कुल। सिक्योरिटी सीट उनको, काउंसिल की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट दी। नेहरू जी उनको इतनी इंपॉर्टेंट मतलब जगह उनको लेके गए, उनको बोला, रिकॉग्नाइज किया, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। लेकिन 1959 के बाद चौ एन लाई ने बहुत तेजी से हमारे अगेंस्ट कार्रवाई की और वो 62 के वॉर में तब्दील हुई। 68 और 69 में एक बहुत मेजर बॉर्डर स्क्रिमेश हुई जिसमें काफी चाइनीज मारे गए नथुला के ऊपर। उस बहुत ही कोल्ड सिचुएशन रही जब तक कि राजीव गांधी बीजिंग के दौरे पे नहीं गए। वहां पर उस वक्त डेन जाओपिंग होते थे जो कि चाइनीज की इकोनॉमी को खोल रहे थे। और डेन जाओपिंग एक बहुत ही मैच्योर्ड और बैलेंस लीडर थे और काफी पॉपुलर थे। और इंडिया मतलब उस वक्त चाइनीज जस्ट अबाउट ग्रो कर रहे थे, तो जी, उन्होंने जी। राजीव गांधी को एक डायलॉग दिया था और उसमें कहा था, लेट थाउजेंड रोजेस ब्लूम। मतलब ये कि हम एक दोस्ती चाहते हैं और आप और हम मिलके इसको आगे बढ़ाएं। तो उसके बाद से लेके 2020 तक ये बहुत अच्छे रिलेशनशिप। और मोदी जी आने के बाद मोदी जी ने हर एंगल से, चाहे वो चाइना में ट्रैवल किए, चाइनीज को कहीं और मिले, चाइनीज प्रेसिडेंट को इंडिया में बुलाया, उनको साउथ इंडिया के अंदर बुलाया, कई जगह बुलाया, सब चीजें की। बिकॉज मोदी जी जो है वो ग्रोथ के ऊपर देखते हैं, ट्रेड के ऊपर देखते हैं, तो फोकस था। हमने तो कभी उम्मीद ही नहीं करी थी, इन्होंने जो 2020 में फिर धोखा दिया कि ये फिर आके बैठ जाएंगे। और एक चीज आप समझ लीजिए जी, जी। कि अकेली एक कंट्री है जिसके साथ चाइनीज का एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुआ है। मैं वियतनाम को बहुत छोटी कंट्री समझता हूं, विच इज गिवन ए ब्लडी नोज टू चाइनीज, जिसने डेड बॉडीज वापस चाइनीज को लौटाई हैं, तो वो सिर्फ इंडिया है फक्कर जी, साहब। ना अमेरिकन है ना कोई और है। हमने आंखों में आंखें डाल के दी, इसलिए हमारी इज्जत जो है वेस्टर्न कंट्रीज में। और आप रशियंस को देख लीजिए, क्या जी, जी। बुरे हाल यूक्रेन ने कर दिए। जी, जी। ठीक है, तो वो एक था, तो हमने पूरी कोशिश करी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर हमने वीकनेस दिखाई तो हमारी एक लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग जो है वो चाइनीज के साथ प्रॉब्लम करेगी और किसी न किसी ने तो खड़ा होना है। दूसरी बात मैं आपको एक एंगल और थोड़ा सा दूंगा, और ये खास करके वहां से आता है जहां से रशियंस और आप देखिए अमेरिकन हुआ करते थे उस स्टेज पे। तो उन लोगों का भी एक जो है यूएसएसआर वर्सेस अमेरिकन जो है एक मतलब वो कोल्ड वॉर था, जी, जी। एक आपके कल्चरल कन्फ्लिक्ट थी, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट थी कि आप एक डेमोक्रेसी और दूसरी टोटलिटेरियन रेजिम, एक डिक्टेटरशिप है। वो ही कन्फ्लिक्ट जो है अब वो एशिया में आ गई बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज एंड वेस्टर्न कंट्री से लेट्स सपोर्ट डेमोक्रेसी। राइट। अच्छा, कल साहब एक चीज़ और है इस वक़्त, कारोबार की बात होती है, वो सबके लिए मेरे ख़्याल ज़रूरी है और सबकी ज़रूरत है। एक अफ़गानिस्तान का मसला है, ठीक है, हिंदुस्तान का डायरेक्टली बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन कहीं पे भी कोई किसी भी फ़ोरम पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी उसकी बात की, ग़ालिबन टर्किश ने भी की, और बाकी लोग भी समझते हैं कि यार इसका कुछ करना है, क्या करेंगे? तो इस मतलब इस योग के कॉन्टेस्ट में अगर हम देखते हैं, तो क्या समझ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का फ्यूचर या फिर वहाँ पे कोई चेंज या क्या हो सकता है? मेरे ख़्याल में जो कर्नल साहब का हमसे राब्ता टूटा है और उसकी वजह इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो इंटरनेट ही हो सकता है। इंटरनेट की वजह से ये मसाइल आते रहते हैं। ख़ैर, क्वेश्चन मैंने पुट किया उनको अफ़गानिस्तान के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे एक काफ़ी सिचुएशन वहाँ पे भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इस योग कॉन्टेस्ट में जी कर्नल साहब, कैन यू हियर मी? यस यस, आई कैन हेयर यू। अच्छा, अगर आपने क्वेश्चन नहीं सुना तो मैं दोबारा उसको पुट कर देता नहीं, हूँ। मैं अफ़गानिस्तान के मैं हवाले सुना से मैंने था क्वेश्चन किया था। जी, जी, अफगानिस्तान प्लीज़। के बारे में आपका आपने। टेक चाहूँगा सर उसके ऊपर। जी, जी।
तो अगर मैं बबरक करमाल तक की रिजीम को देखूं तो रीजनेबली डेवलप्ड कंट्री होती थी, मतलब फ्रॉम व्हाट इट वाज, जी, जी। व्हाट इट इज टुडे। और राइट। उसके बाद में उसके अंदर एक इस्लामिक रूल आया, फिर तालिबान आए, फिर अमेरिकन उसमें रहे, उसके बाद में करजाई गवर्नमेंट और ये रही, तो वो स्ट्रगल ही करते रहे। जी, आप ये देखिए कि आज की तारीख में इवन आपने नहीं रिकॉग्नाइज किया सर। आप समझ, आपने उनको बड़ा करके गद्दी पे बैठाया, आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए। पिछली बार तो जी, जी। किया था आपने और सऊदी अरब में, आपने नहीं किया। और उसके बाद में आज भी बहुत बड़ा गैप है। और आज एक मॉडर्न टाइम में आप अगर विमेन को राइट्स नहीं देंगे, हुँ, आप वहां ह्यूमन राइट्स की बेसिक चीजें नहीं करेंगे, आप एक लिमिटेड डेमोक्रेसी नहीं लाएंगे, कौन सी कंट्री को 100% आप डेमोक्रेसी आप वहां अफगानिस्तान में लाएंगे जी, इमीडिएटली? जी। लेकिन एटलीस्ट कुछ सेम्बलेंस, पिछली गवर्नमेंट में कुछ सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी थी। तो कहीं ना कहीं आपको वो मॉडरेशन लानी पड़ेगी बिहेवियर में। तालिबान जो होते हैं वो फाइटर लोग हैं, दे आर नॉट द गवर्नमेंट काइंड ऑफ अ बॉडी वेयर दे अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और आपकी टूरिज्म क्या होता है और बाकी जो कैसे आपके कॉमर्स चलता है। ये सब चीजें तो एक काम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको करना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोग जी, चले गए हैं। हम आम जनता के लिए, इसीलिए हमने ईरान के छाबार पोर्ट से आपको वहां अफगानिस्तान में गंदम भेजा था। लेकिन जी। फैक्ट इज की नॉर्मलसी नहीं है। आज डायलॉग पार्टनर है अफगानिस्तान, लेकिन चाइना ने भी नहीं इनवाइट किया ना शंघाई कॉर्पोरेशन में। मतलब आज उज्बेकिस्तान ने भी उनको इनवाइट नहीं किया, क्योंकि जी, वो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट नहीं है। जी, तो जी। एवरीवन वांट टू हेल्प अफगानी पीपल, बट if you want to help, this is the only bargaining power now left with the world, that please improve your situation, then only we will be able to help you. राइट। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है और वो ये है कि सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से अगर बात करते हैं, हिंदुस्तान का चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा हिंदुस्तान से कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया का यूक्रेन से है, फिर मतलब इस तरीका साथ में अफगानिस्तान है। एससीओ की अगर हम बात कर लें तो क्या रोल प्ले कर सकते हैं ये डिस्प्यूट्स जो हैं हमारे आपस के? क्योंकि ये करीब-करीब के ममालिक हैं, अमेरिका भी दूर है, कनाडा भी दूर है, यूरोप भी हमसे दूर है। तो क्या हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल? और मतलब यही होगा कि मतलब शी जिनपिंग आते हैं तो नरेंद्र मोदी जी नहीं हाथ मिलाते या नहीं मिलते मतलब, या हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई और आपस में कहते हैं नहीं यार हमारी तो इससे बातचीत ही कोई नहीं है, क्यों मिलेंगे? देखिए इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो तीन मेजर पावर्स जो हैं वो इंडिया, चाइना और रशिया मौजूद हैं। जी, लेकिन जो बीआरआई से रिलेटेड है ना, जो अभी जो अगर आप देखें तो जो नए डायलॉग पार्टनर आ रहे हैं उसमें सऊदी अरबिया है, उसके बाद में इजिप्ट उसमें आ रहा है, बहरीन आ रहा है, कतर आ रहा है। तो ये सारे वो लोग हैं जिनको चाइनीज लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ईरान को इसमें लाया गया। ईरान ईरान को लाया गया, ठीक है। तो जहां चाइनीज एक्चुअली जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन कंट्रीज को ला रहे हैं। क्या, अब आप ओआईसी को तो जानते ही हैं। जी, जी, आप ओआईसी के अंदर कितने 52 54 कंट्रीज हैं। जी, वो कश्मीर में आते हैं, साल में जो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स वहां बैठे हैं वो उनको एक स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, चले जाते हैं। जी, जी, इन्फ्लुएंस नहीं है ना। देखिए जब तक तो वो कंट्रीज के पास में किसी तरीके की, या तो और खास करके आज की दुनिया में इट इज मोर ट्रेड पावर, जी, राइट। जब तक वो पावर नहीं मौजूद होगी और सारे लोग एक पेज पे नहीं होंगे, इट हैज गॉट नो रेलिवेंस इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट दैट वी मीट and try to find some. So it has become, despite it being a multilateral forum, it जी, only encourages a bilateral dialogue to different countries of the region, that's all. अब ईरानियन से मिल लिए, उज्बेक से मिल लिए, जी, जी, किर्गिस्तान से मिल लिए, इन सब से मिल लिए। लेकिन कोई अगर आप उसका जो अगर कल सुबह आके देखेंगे अपने अखबारों न्यूज़पेपर्स में आने जी, वाला जी। है कि क्या उन्होंने पास किया, कोई बहुत सब्सटेंशियल चीज नहीं होने वाली, ठीक है। हुँ। तो वो ये कोई ऐसी बस बड़ी कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट नहीं है जिससे इस रीजन को बेसिकली कर्नल साहब का बिल्कुल। गालिबन ये और ये मतलब है जो आप मैं ना समझा। जी, फखर जी। भाई इसको कहूंगा, इसमें क्या होता है जैसे अब एक चाइनीज है, वो चाइनीज अपना एजेंडा चला रहे हैं, इंडिया ओके। उसको काउंटर करने का एजेंडा चलाएगा। रशियन बेचारे मारामारी में दोनों को बैलेंस करेंगे, बाकी का हुँ। रेलिवेंस बड़ा लिमिटेड रहेगा। अब सऊदी ओके। अरब वगैरह आएगा तो वो क्या बोलते हैं इसके अंदर, और जितना एक्सपैंड करेंगे ना फकर भाई, उतनी उसकी रेलिवेंस कम होती जाएगी। ओह! राइट, राइट, राइट। लेकिन लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि अगर इससे इस रीजन के लोगों को अगर कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्योंकि हमारे यहाँ के सार्क भी है और भी बहुत सारी इस तरह के सार्क आप फोरम्स देख अगर लीजिए, सार्क की तो रेलिवेंस ही खत्म कर दी। खत्म मतलब अब तो पता ही नहीं चलता, हालाँकि हम सब्जेक्ट में पढ़ते थे और अक्सर क्वेश्चन आ जाता था मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में हम इसको करते थे और क्वेश्चन इस पे याद किया करते थे हम लोग। तो तो अब इंडिया पता ने भी तो नहीं चल।
इंडिया ने तो दूसरा पैरेलल बना लिया ना बिम्स्टेक करके, जी, जी। उसमें सारे लोग माइनस माइनस अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, बाकी तो सारे ही हैं उसमें। चलें देखते हैं कि मतलब माइनस कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे नहीं होते। मेरे ख़्याल में हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा सबको। बहुत हिंदुस्तान को जरूरी है। भी ठीक है, एक फ़ोरम से आप पाकिस्तान को हटा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे रहेगा और मेरे ख़्याल रहेगा। बिल्कुल। ये मेरा मेरा यकीन है। इस नहीं चीज़ नहीं के नहीं, ऊपर बिल्कुल फकर भाई। रुलता-डुलता रहेगा ये मुझे ज़रूर इसका नहीं अंदाज़ा नहीं, है आई होप कि सो। देखिए, आपकी डगमगाता ना हुआ चल रहा एक चीज जो मैं होगा। आपको बोल रहा था, जो हमने जी, डिस्कस जी, नहीं प्लीज़। करी, वो कि इंडिया नहीं, नहीं। पाकिस्तान की मीटिंग क्यों नहीं हुई, और उस पे भी मैंने थोड़ा सा जो भी जी, जी, रिसर्च प्लीज़, करी, प्लीज़, बातचीत प्लीज़। समझी, जी, जी। तो मैंने ये देखा कि देखिए, आप बात किससे करेंगे फकर भाई। जी, जी। आप जो आपके प्राइम मिनिस्टर भेजे हैं, उनका तो राइट। अभी कोई पक्का पता नहीं वो कितने दिन प्राइम मिनिस्टर हैं। मैंने सुना प्रेसिडेंट हाउस में इमरान खान और जनरल बाजवा की मीटिंग हुई। अब मतलब आप समझिए कि मतलब वो मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर आपके बाहर हैं और पीछे बैठ के जनरल बाजवा दूसरे अपोजिशन लीडर से मीट कर रहे हैं कि शांति कैसे बहाल करें, और इलेक्शन कल हो जाएंगे। तो अगर हम बात भी शहबाज शरीफ साहब से करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो पॉसिबल। 2-3 महीने से ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। अच्छा, दूसरी बिल्कुल। बात, आपके पास इतनी आसमानी मुसीबत आ रखी है, उसके बाद भी आपके यहाँ वो आईएसपीआर और बाकी लोग ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि हमने तो कभी बोला ही नहीं हमें आपको कुछ देना है, हमने कभी बोला ही नहीं हमें ट्रेड शुरू करना है, आपने खुद ही बोल दिया कि हम ट्रेड करेंगे नहीं। तो मतलब आप कैसे, वो देखो, थोड़ा माहौल तो बनाना पड़ेगा ना फकर भाई, आपको चलें वैसे। मेरे ख्याल में बस मैं कहता हूँ कि चलें अगर ये लोग खुश होते हैं तो ऐसे ही रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों साइडों पे लोग वहाँ 135 करोड़ जी रहे हैं, यहाँ पे 23 करोड़ जी रहे हैं इस वक़्त। तो जी जी। मेरा ख्याल है कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन चलता एक बात रहता मैं है। आपको इस हाँ, बात एक पे। बात जी। ज़रूर है कि फ़ायदा उसका किसी और को हो रहा है। आम आवाम को जो है उसका हाँ, नुकसान ही एग्जैक्टली। होगा। मेरे ख्याल में उसका आपके पास अगर जो चीज़ है उससे फ़ायदा, बजाय इसके कि हम इस सरदर्मी में रहे कि हमारी जंगें हुई हैं। जंगें तो पता नहीं अमेरिका की भी किस-किस से हुई है, फिर जाके बैठ जाते हैं रशिया की भी बिल्कुल किस-किस से हुई हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल लोगों जी। की भी चाइना से हुई है और चाइना की भी पता नहीं किस-किस से हुई है, लेकिन बातचीत होती है। तो मेरे ख्याल में एंड ये होना चाहिए कि चीज़ों को किसी भी तरीके से ख़त्म किया जाए, बैठ के या जो भी बातचीत करके जिसकी भी गलतियाँ हैं या जो भी है उसको कहा जाए कि यार बस एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया। लेकिन पता नहीं कौन शुरू करेगा? देखते रहेंगे जब तक हम हैं तो देखेंगे, या फिर हमारे बाद नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो देखेगी जी, कि यार यहाँ फकर भाई, हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है। जी, जी। मतलब मैं इतना कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं आप और हमारे जैसे यूट्यूबर को दोनों कंट्री से धन्यवाद देना चाहिए कि हम एक लेवल पे एक डायलॉग रखते हैं और बड़े तमीज़ सर वाले वो डायलॉग ये रखते हैं। होपफुली चीज़ें चलती रहेंगी, मतलब मेरे ख़्याल में अगर 1965 में जब हमारी और आपकी जंग हुई थी और 1971 में हुई थी, तो अगर उस वक़्त भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स होते तो शायद मैं कहता हूँ कि ये चीज़ चलती रहती और अच्छी बात है, चलती रहनी चाहिए। मैं वही कहता हूँ, मेरा यकीन यही है कि एक जैसे लोग रहते हैं दोनों अतराफ पे, एक जैसी ज़ुबान बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत कम फ़र्क है चीज़ों में, जी, बहुत जी। कम फ़र्क। आपकी बिल्कुल। बोली मुझे बहुत आसानी से समझ आ जाती है, मेरी बोली आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। ये मेरे जी। ख्याल में सबसे बड़ा एक फैक्टर है, जो हमें देखिए ना, अलग रख के भी फिर भी मतलब आगे कहीं न कहीं जाके जोड़ता है। मतलब हम जो है इतने कॉन्फ्लिक्ट वाले और कंटेंशियस इश्यूज पे बात करते हैं कई बार, लेकिन हम बहुत मतलब ओपन माहौल में बात करते हैं, एक दूसरे की चलता चीज़ को रहता है, कोई समझते नहीं हैं। यही। और हो सकता है कि ये मतलब आज हम नहीं देख पा रहे, लेकिन हो सकता है कोई हमारी नेक्स्ट जनरेशन ये देखे कि फिर एक नॉर्मलसी हो, जिस तरह दुनिया में होती है। हम यस। दुनिया में देखते हैं हिंदुस्तान के लोग जी। पूरी दुनिया में जाके जाते हैं, पाकिस्तान के लोग जाते हैं, उनके लोग हमारे यहाँ आते हैं, आप लोगों के यहाँ आते हैं, तो हो सकता है कभी ऐसा भी हो। लेकिन अगर हो तो बहुत अच्छा हो। थैंक हम यू वेरी जैसे मच। लोग जो है ना, जब तक हैं तब तक देयर इज़ अ होप। Yes, hope is a good thing and good thing is never die. Kansab, thank you very much for your time and viewers, thank जी, you very much for watching debate with Fakhar Yusufzai. किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।